फिर वही नेक्स्ट हमें एक कार का दिखाया जाता है कि उसका एक बहुत ही ज्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ होता है। गाड़ी के अंदर बच्चा बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है, जबकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो वहीं पर ही मर जाते हैं। और ये सब कुछ लीजिंग एक ख्वाब देख रहा होता है। ख्वाब देखते हुए वो डर के उठ के बैठ जाता है और उसकी हार्ट बीट भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। वो वोइल के पेरेंट्स है जिनकी कार एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई थी और इस सदमे को वोइल अभी तक भुला नहीं पाया। यही सोचते हुए फौरन उठ के जाता है और उससे शाओसी को जो शूज दिए होते हैं उसको निकाल के देखने लगता है। उस पे जो खून लगा होता है उसको देखते ही उसको एक्सीडेंट वाला सीन याद आता है। लीजिंग इतना डरा होता है कि फौरन उसके ऊपर जो खून लगा होता है उसको मिटाने लगता है। वहीं डैड को इतनी रात को शोर की आवाज आती है तो वो भी आके देखते हैं। जब वो लीजिंग की हालत देखते हैं तो वो उसको कुछ नहीं कहते और खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं। फिर वही हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। आज शाओसी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। मॉम डैड उसको लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो कोई खास खुश नहीं होती क्योंकि लीजिंग उसको लेने के लिए नहीं आया होता। अभी भी वो गुस्से में होती है, बड़बड़ा रही होती है। मॉम उसको देख के समझ जाती है और उसको कहती है कि आखिर तुम्हें किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है। अगर तुम लीजिंग को लेके गुस्से में हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। हम तो तुम्हारी देखभाल में लगे हुए थे, उसने अकेले ही पूरा रेस्टोरेंट संभाला है और इतना ही नहीं, कभी कभी उसने घर की सफाई भी की है और हमारे लिए खाना भी बनाया है। यहाँ तक कि हम बहुत थके होते थे तो आके वो हमारी देखभाल भी करता था। जिस पे डैड उसको कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे एक्सीडेंट को लेके डरा हुआ है, इसी वजह से वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, तो तुम उससे थोड़ा अच्छे से पेश आना। फिर वही हमें घर का सीन दिखाया जाता है। ये लोग घर पर आ जाते हैं। घर पे आने के बाद भी शाओसी की नजरें लीजिंग को ही ढूंढ रही होती हैं। डैड पूरे घर में देखते हो, कहते हैं कि लीजिंग तो घर में नहीं है। शाओसी सुन के और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब साफ है कि वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। मॉम जब शाओसी की बातें सुनती है तो बात को पलट देती है। कहती है कि देखो, लीजिंग ने तुम्हारे लिए स्कूल के नोट्स भी बनाए हैं, कुछ टाइम के बाद पेपर है, उसने कहा है कि अगर इसकी तैयारी कर लेगी तो इसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वाकई लीजिंग कितना ज्यादा अच्छा लड़का है। लेकिन शाओसी अभी भी यही कहती है कि वो मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए क्यों नहीं आया। अगर मैं हॉस्पिटल में मर भी रही होती तब भी वो बैठा हुआ सिर्फ नोट्स ही बना रहा होता। ये सुन के मॉम शाओसी के सर पे मारती हूँ, कहती हैं कि बकवास बंद करो, हम तुम्हें कब से समझाए जा रहे हैं मगर तुमने एक ही बात की रट लगाए रखी है। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। काफी ज्यादा देर हो जाती है मगर लीजिंग अभी भी बाहर बैठा होता है और काफी सैड होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो शाओसी के सोने का वेट कर रहा है। कुछ घंटे गुजरने के बाद वो घर पर आता है। शाओसी भी जाग रही होती है। जैसी गेट खुलने की आवाज आती है तो फौरन अपने बाल वगैरह ठीक करने लगती है। जैसे ही रूम से बाहर आती है, लेकिन तब तक लीजिंग रूम में जा चुका होता है। ये देखकर वो फिर से सैड हो जाती है। वहीं लीजिंग भी अपनी रूम के बाहर ही खड़ा होता है क्योंकि वो जानता है कि शाओसी उससे मिलने के लिए बाहर जरूर आएगी। शाओसी तो वापसी रूम में चली जाती है। लीजिंग वहीं पर ही बैठ जाता है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि सारा काम करने के बाद भी वो रात में शाओसी के पास हॉस्पिटल में होता था। वो शाओसी की हालत देखकर उसको बार बार अपने पेरेंट्स की याद आती थी और वो याद लीजिंग को रुला देती थी। फिर वही हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। शाओसी थोड़ी वॉक के लिए जा रही होती है और वो देखती है कि जो लीजिंग ने उसको शूज दिए हैं वो तो यहाँ पर हैं ही नहीं। वो इतना परेशान हो जाती है और मॉम डैड से कहने लगती है कि मेरे वो न्यू वाले शूज कहाँ गए। मॉम डैड कहते हैं कि हमने तो वो यहीं देखे थे। इतने में लीजिंग आ जाता है और कहता है कि उनको मत ढूंढो, मैंने वो फेंक दिए हैं। ये सुन के शाओसी एकदम हैरान हो जाती है। मॉम बहुत प्यार से पूछती है, लेकिन बेटा वो शूज तुमने क्यों फेंके। लीजिंग कहता है कि उसके ऊपर खून लगा हुआ था, इसीलिए वो फेंकना जरूरी थे। ये बात सुन के शाओसी को रोना आने लगता है और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। लीजिंग उसको रोकता है। वो कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें दूसरे ला दूंगा। लेकिन शाओसी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लग जाती है। जिस पर डैड भी लीजिंग को कहते हैं कि जाओ जाके उसको फॉलो करो। वही हमें दिखाया जाता है कि शाओसी कचरे में आके अपने शूज को ढूंढ रही होती है। लीजिंग आके उसको रोकता है, लेकिन शाओसी बिल्कुल भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद ही अकेले अपने शूज ढूंढ लूंगी। आखिर तुम होते कौन हो मुझे ये भूलने वाले। तुमने एक दफा भी मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए नहीं आए, यहाँ तक कि तुमने मेरे कॉल और मैसेजेस को भी इग्नोर किया। लीजिंग उसकी बात सुन के रोने लग जाता है और उसको कहता है कि मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ कि प्लीज रुक जाओ। शाओसी कहती है कि मेरे लिए सॉरी फील करना छोड़ दो, मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से नहीं है और वैसे भी तुम नहीं जानते कि वो शूज मेरे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सुन के लीजिंग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो शूज मैंने तुम्हें गिफ्ट किए हैं। ये सुन के शाओसी से उसको देखने लगती है, कोई रिप्लाई नहीं करती। लीजिंग समझ जाता है और उसको कहता है कि तुम हटो, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ देता हूँ। फिर ये दोनों मिलकर शूज ढूंढने लग जाते हैं। फाइनली काफी देर के बाद शूज भी मिल जाते हैं। शाओसी फौरन अपने शूज लेती है और लेके वहाँ से जाने लग जाती है। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। शूज को धो के वो सूखने के लिए रख देती है और वो खुद लेटी होती है और अभी भी काफी गुस्से में होती है। इतने में उसकी नजर उसकी टॉयज के ऊपर पड़ती है, जिस टॉयज के लिए वो काफी सालों से मेहनत कर रही है। फाइनली वो टॉयज उसके रूम में रखा होता है। ये देख के वो काफी हैरान होती है। फिर वहीं नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। लीजिंग शाओसी के लिए नाश्ता लेकर आता है। शाओसी उसको देख के अभी भी गुस्से में होती है और कहती है कि मेरी मॉम कहाँ है। जिस पे लीजिंग उसको बताता है कि मॉम डैड शॉप के किसी अर्जेंट मैटर की वजह से बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे तुम्हारा ख्याल
ख्याल रखने के लिए कहा है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना। ये कहकर लीजेंग वहाँ से जाने लग जाता है। शाओसी उससे पूछती है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, जिस पर लीजेंग फौरन उसको कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शाओसी फिर गुस्से से कहती है तो आखिर तुम मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हो, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ, मैं तुमसे फौरन माफी मांग लूंगी। लीजेंग कहता है कि नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। शाओसी कहती है तो फिर तुमने ही गलत किया होगा तो तुम फौरन मुझसे माफी मांग लो, मगर इस तरह से नहीं करो। लीजेंग उससे माफी मांगता है और कहता है कि गलती मेरी थी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तभी तुम्हारी ये हालत है। ये सुन के शाओसी कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है तो मुझे जो इग्नोर करने के बजाय तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। ये कहते हुए अचानक से शाओसी के पेट में दर्द होने लग जाता है। लीजेंग जब ये देखता है तो फौरन घबरा जाता है और कहता है कि मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। ये कह के वो जैसी जाने लगता है तो शाओसी उसको रोकती है और कहती है क्या पागल हो गए हो, एम्बुलेंस को मत बुलाओ बल्कि मुझे वॉशरूम लेके चलो। लीजेंग उसको फौरन उठा लेता है और वॉशरूम में लाके बिठा देता है। शाओसी कहती है कि अब तुम मुझे क्या खड़े हुए देख रहे हो, यहाँ से बाहर जाओ। लीजेंग फौरन बाहर आके वॉशरूम का गेट बंद कर देता है और आने के बाद वो काफी एम्बैरेस हो रहा होता है। शाओसी उसको कहती है कि अब तुम्हें इसी तरह से रिएक्ट करना है कि ना तो तुम्हें किसी चीज की आवाज आई और न ही तुम्हें किसी चीज की स्मेल आई। जिस पे लीजेंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो। ये कह के वो जाके स्टेयर्स पे बैठ जाता है। वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लीजेंग शाओसी को लेके हॉस्पिटल आता है, जिस पे डॉक्टर उससे कल के खाने के बारे में पूछते हैं तो शाओसी उनको 15-16 डिशेस के नाम बता देती है। डॉक्टर और लीजेंग दोनों ही सुन के हैरान होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है। लीजेंग ये सुन के मुस्कुराने लग जाता है, जिस पे शाओसी उसको गुस्से से देखती है। डॉक्टर कहते हैं कि जब तक आपके पाँव ठीक नहीं हो जाता तो आपको अपने खाने पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। फिर वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। लीजेंग शाओसी को पिगी बैग लेकर घर लेके जा रहा होता है और साथ ही उसको अपने किए के लिए माफी भी मांग रहा होता है। शाओसी को उसकी बातें सुन के हंसी आ रही होती है तो उसके बाल खराब करने लगती है। लीजेंग उसको मना करता है लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा ऐसी ही करती है। लीजेंग उसको कहता है कि ऐसा मत करो वरना तुम गिर जाओगी। शाओसी कहती है कि सारी बातें भूल जाओ और ऐसी रिएक्ट करो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी क्योंकि तुमने मेरा जो लास्ट रॉ है जो कि मैं काफी सालों से पाने की कोशिश कर रही हूँ वो तुमने मेरे लिए खरीद लिया है, तो इसके लिए मैं सारी गलतियों को तुम्हारी माफ कर देती हूँ। क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैंने उसके लिए कितने सालों तक जूस की बोतलें पी हैं लेकिन तब भी मैं उसको हासिल नहीं कर पाई और तुम्हें देखो तुमने तो कितनी आसानी से उसको हासिल कर लिया। फिर वहीं हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि लीजेंग ने भी काफी सारी जूस की बोतलें पी होती हैं। वो शाओसी के एक्सीडेंट से पहले ही शाओसी के लिए जीतना चाहता था। फिर वही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो शाओसी को झूठ बोलता है, वो कहता है कि वो मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन खरीदा था। फिर वही हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों बैठ के मूवी देख रहे होते हैं और साथ ही खाना भी खा रहे होते हैं। लीजेंग खुद तो पिज्जा खा रहा होता है मगर शाओसी को खाने नहीं देता। वही हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। मूवी देखते हुए ये दोनों सो भी जाते हैं और एक साथ काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहे होते हैं। सुबह होते ही वेंगली शाओसी से मिलने के लिए आ जाता है। डैड जब उसको देखते हैं तो देख के गुस्से में आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वेंगली कहता है कि आप शाओसी को बाहर बुला सकते हैं। ये सुन के डैड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम होते कौन हो कि जिसके कहने पर मैं अपनी बेटी को बाहर बुलाऊं। वो उसके ऊपर लगातार गुस्सा कर रहे होते हैं और उसकी बात भी नहीं सुन रहे होते कि इतने में मॉम वहाँ पर आ जाती हैं। वो आके डैड को चुप करवाने लग जाती है और उनको कहती हैं कि आखिर तुम किस बात का इतना शोर कर रहे हो, वो सिर्फ शाओसी से मिलने के लिए आया है, उसके ऊपर वो लाइन नहीं मार रहा। वेंगली उनकी बात सुनता है और करीब आके कहता है कि आंटी बल्कि मैं शाओसी के ऊपर लाइन ही मारना चाहता हूँ। डैडी सुनकर और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि देखा तुमने ये हमारे सामने ही कैसे बोल रहा है। मॉम डैड को चुप करवाती हैं और वेंगली को कहती हैं कि अभी वो आराम कर रही है तो तुम बाद में मिलने के लिए आ जाना। वेंगली जो शाओसी के लिए गिफ्ट लेकर आता है वो उनको देता है और साथ ही उनको कहता है, जिसपे वेंगली कहता है क्या मैं शाओसी का ख्याल रख सकता हूँ, वैसे भी आप लोग तो शॉप के काम में बिजी रहते हैं और ये एक्सीडेंट भी मेरी वजह से हुआ है। डैडी सुनते ही साफ मना कर देते हैं और मॉम कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी बेटी का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकते हैं। वेंगली ये सुन के सैड होने लग जाता है। मॉम जब उसकी शक्ल देखती हैं तो कहती हैं कि अगर तुम चाहो तो हमारी शॉप के काम में हेल्प कर सकते हो। ये सुनते ही वेंगली बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है कल से मैं काम पर आ जाऊंगा। ये कह के वहाँ से जाने लग जाता है और डैड चिल्ला रहे होते हैं, ये डिसीजन मैं खुद लूंगा, तुम्हें कल से काम पे आने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। फिर वही हमें कल सुबह शॉप का दिखाया जाता है। लीजेंग जैसे ही आता है तो वेंगली उसको हेलो करता है। लीजेंग बहुत हैरानी से अंकल की तरफ देखने लग जाता है तो अंकल कहते हैं कि मुझे देखने की जरूरत नहीं है, इस काम में हाथ तुम्हारी आंटी का है तो तुम उन्हीं से जाके पूछो। फिर वेंगली अंकल से पूछता है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये यहीं पर ही काम करेगा। अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंटी को बहुत समझाया मगर वो इस बात पे बिल्कुल भी नहीं मानी। वो जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिससे वेंगली को उनसे डर लगे, लेकिन वेंगली डरने के बजाय उनसे पूछता है कि अब शाओसी कैसी है, क्या काम के बाद मैं उससे मिलने के लिए जा सकता हूँ। ये सुनकर उनको और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में मॉम खुद शाओसी को लेकर वहाँ पर आ जाती हैं। ये लोग शाओसी को बिठा देते हैं तो शाओसी वेंगली से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या
कर रहे हो। वेंगली कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी ज्यादा कॉल और मैसेजेस किए मगर तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लीजेंग वेंगली की बातें सुन रहा होता है और उसको काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। मॉम कहती है कि इसको तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा था, तुम जब तक के लिए ठीक नहीं हो जाती तो ये फ्री में हमारी शॉप में काम करेगा। और साथ ही वो बताती है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, डॉक्टर ने तुम्हें बिल्कुल भी भागने से मना किया है, तो अब जो स्कूल में तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है तो तुम उसमें हिस्सा नहीं ले सकती। शाओसी सुन के बहुत परेशान होती है। डैड उसको कहते हैं कि टेंशन मत लो, इस साल तुम एग्जाम्स मत दो। जिस पे शाओसी लीजिंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। लीजिंग भी यही कहता है कि अच्छा होगा कि तुम रनिंग कंपटीशन में हिस्सा मत लो, कॉलेज जाने का मैं कोई और तरीका तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। ये सुन के वेंगली कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं बगैर किसी टेस्ट और कंपटीशन के तुम्हें आराम से कॉलेज में भेज सकता हूँ, क्योंकि कॉलेज के अंदर मेरे काफी ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं। डैडी सुनते ही उसको चुप करवा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेंगली फिर भी बोलता है और कहता है कि मैं चाहूंगा कि शाओसी अपनी ड्रीम के लिए एक दफा जरूर कोशिश करे, वरना बाद में उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होगा। एग्जाम्स होने में अभी 3 महीने हैं, अगर वो अपनी थोड़ी थोड़ी कोशिश करती रहेगी तो जरूर एग्जाम में कुछ न कुछ कर लेगी। भले ही वो हार भी जाएगी लेकिन तब भी उसको इतना दुख नहीं होगा जितना ना कोशिश करने पर उसको होगा। वो सबको सारी बात समझाता है। शाओसी को भी उसकी बात आराम से समझ में आ जाती है और वो उसको थैंक यू करने लगती है। वही हमें अनशाओ का दिखाया जाता है। वो कैफे आती है और उस कैफे के अंदर वेंगली भी बैठा होता है, तो उसको देखते ही वो फौरन छुपने लग जाता है। अनशाओ आते ही एक कपल के ऊपर पानी फेंकने लग जाती है जो कि किस कर रहे होते हैं। वेंगली भी देख के हंसने लग जाता है। अनशाओ उसको कहती है कि तुम्हें अगर मुझसे ब्रेकअप करना था तो तुम मुझे साफ बता देना चाहिए था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टू टाइमिंग करने की। ये बात सुन के वो लड़की भी उसके ऊपर पानी फेंक के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अनशाओ का बॉयफ्रेंड उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें फोन पे कंफर्म कर चुका था। वो बदतमीजी कर रहा होता है जिसके ऊपर उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने पर्स से उसको मारने लगती है। ये देखकर उसको भी और गुस्सा आता है तो वो भी उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है, जिसकी वजह से अनशाओ नीचे गिर जाती है। वेंगली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि किसी को धोखा देना बहुत ज्यादा बुरा है और उससे भी ज्यादा बुरा है कि किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाना। लेकिन वो वेंगली की बात नहीं मानता और उसके साथ भी रूड होने लगता है, जिसकी वजह से वेंगली उसको लात मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि आइंदा के बाद किसी लड़की के ऊपर हाथ मत उठाना, वरना तुम मर्द कहलाने के काबिल नहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने क्या चीज खो दी है, क्योंकि आज से इस ब्यूटीफुल लड़की को मैं डेट करने वाला हूँ। ये कहते हुए वो अनशाओ का हाथ पकड़ लेता है और लेके उसको वहाँ से जाने लग जाता है। अनशाओ भी बहुत खामोशी से पीछे पीछे उसके जा रही होती है और बहुत प्यार से उसको देख रही होती है। उसके फेस के एक्सप्रेशंस देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वेंगली उसको पसंद आने लगा है, लेकिन फिर वो खुद पे कंट्रोल करती है और अपना हाथ छुड़वाती है और उसको कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत दफा कहा है कि मेरा नाम एंजेलिना है और तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। वैसे भी वो लड़का पहले ऐसा नहीं था, जब वो मुझ पे लाइन मारता था तो मेरी बहुत ज्यादा केयर करता था, लेकिन अब मैं उसको पसंद करने लगी हूँ तो वो मुझे इग्नोर करने लगा है और इस तरह से दिखाता है कि जैसे कि मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ। वेंगली उसकी सारी बातें सुन रहा होता है कि इतने में उसको शाओसी की कही हुई बातें याद आने लग जाती हैं। शाओसी ने जो सारी बातें उसको कही होती हैं तो वो सारी बातें एंजेलिना को कहने लग जाता है और उसको कहता है कि उस कमीने को भूल जाओ, वैसे भी वो इस लायक नहीं है, इससे पहले कि वो तुम्हें छोड़े तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए। ये कहकर वहाँ से जाने लग जाता है। एंजेलिना उसको जाते हुए देख रही होती है और देख के मुस्कुराने लग जाती है। फिर वही हमें शाओसी का दिखाया जाता है। वो शूज पहन रही होती है और वॉक करने के लिए जा रही होती है कि इतने में वेंगली उसके पास आता है और उसको कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हें कंपनी देने के लिए चलूंगा। शाओसी सुनकर थोड़ा हैरान होती है। फिर वही हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों इसी तरह से रोज वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। शाओसी रोज थोड़ी थोड़ी वॉक कर रही होती है और अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ रही होती है और इसी तरह करते वो उसका पाँव भी काफी अच्छे से ठीक हो रहा होता है।